भारत की आबादी साल 2020 में 1 अरब 38 करोड़ के आसपास थी और 2040 से 2048 के बीच इसके लगभग 1 अरब 60 करोड़ तक जाने का अनुमान है। लेकिन मौजूदा सदी का आधा सफ़र पूरा होने के बाद आबादी में तेज़ी से गिरावट आने लगेगी। अनुमान है कि सदी के अंत तक जनसंख्या 1 अरब या इससे कुछ कम रह जाएगी। लेसेंट की एक स्टडी में तो आबादी लगभग 72 करोड़ रह जाने का अनुमान जताया गया है, यानी कि आज के लेवल के आधे पर। आबादी घटने से भारत की कई मौजूदा समस्या सुलझ सकती है, लेकिन कई नई दिक्कतें भी उभर सकती हैं। भारत में फर्टिलिटी रेट यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 2 के आसपास है। बांग्लादेश, श्रीलंका और मैक्सिको में भी यह रेट इसी के आसपास है, लेकिन उनके मुकाबले अपने यहाँ बच्चों की मृत्यु दर अधिक है। अपने यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, यानी इन देशों के मुकाबले भारत में औसत आयु कम है। ऐसे में आबादी में कमी आने पर बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। आगे चलकर बच्चे, नौजवानों, बूढ़ों और महिलाओं का अनुपात अगर अच्छा नहीं रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के बेहतर इंतजाम ना हुए तो देश की तरक्की पर आँच आना तय है। अभी हाल यह है कि भारत में अंडरवेट और कमज़ोर शारीरिक विकास वाले बच्चे की संख्या सबसे ज़्यादा है। आबादी में कामकाजी उम्र वालों की अधिक संख्या होने का फ़ायदा था भारत के पास, लेकिन अब यह भी निकलता नज़र आ रहा है। आबादी में 15 से 34 साल तक की उम्र वाले लोगों की संख्या साल 2011 में सबसे ज़्यादा थी। अब वहाँ से मामला ढलान पर है। इसका मतलब यह हुआ कि रिटायर्ड लोगों और बच्चों की संख्या बढ़ेगी। इससे कामकाजी लोगों की तंगी महसूस होने लगेगी। दूसरी चुनौतियां भी आएंगी। एक तो पेंशन से जुड़ा बोझ बढ़ेगा, दूसरा नौजवानों पर बूढ़े लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। दरअसल पश्चिमी देशों की संपन्नता और खुशहाली के स्तर पर पहुंचने से पहले ही भारत बूढ़ा हो जाने का खतरा है। इसी डर के चलते चीन ने एक बच्चे के डर से तौबा कर लिया। अनुमान है कि चीन में महज 80 सालों में आज के मुकाबले आधे लोग रह जाएंगे। वहां आबादी में बूढ़ों और बच्चों की अनुमान बढ़ने का खतरा साफ दिख रहा है। भारत का हाल तो चीन से भी ज़्यादा खराब हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह है अपने यहाँ प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम का हाल चीन से बदतर है। चीन की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी 1978 के बाद। भारत में 1991 के सुधार के बाद अर्थव्यवस्था रफ्तार पर आई, लेकिन मामला चीन से सुस्त रहा। इसका एक बड़ा कारण है चीन में जब डेंग सियाओपिंग ने इकोनॉमी को ओपन किया तो उससे पहले माओ त्से-तुंग एजुकेशन और हेल्थ केयर का मजबूत सरकारी तंत्र बना चुके थे। भारत में इकोनॉमी के पास टेक ऑफ करने के लिए ऐसा कोई रनवे नहीं था। औसत चीनी नागरिक आज भारतीयों के मुकाबले 60% ज़्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन भारत से ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के बावजूद चीन मुश्किल में है। उसकी आबादी जिस गिरावट का अनुमान है, उसके चलते उसका आर्थिक भविष्य अंधकार में जा सकता है। लेकिन इस मुकाम पर वह 10-15 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। उसके बाद अमेरिका फिर से टॉप पर पहुंच जाएगा। फर्टिलिटी रेट तो अमेरिका में भी कम है, लेकिन अमेरिकी समाज का मिजाज उसे फ़ायदा पहुंचाएगा। वहां दूसरे देशों से आने वालों के लिए काफ़ी सहूलियतें हैं। दूसरी संस्कृति के लोगों को वहां आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। इसके चलते वहां कामकाज के कुशल लोगों की कमी होने का खतरा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आबादी में नौजवानों का हिस्सा घटने से इस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो क्या किया जाए? क्या लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाए? हाँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला। इसका सबूत मिल रहा है उन लगभग 20 देशों से जिनकी आबादी लगातार घट रही है। मिसाल के लिए चीन में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर उल्टी राह पकड़ ली है, लेकिन इससे अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। दरअसल जिन वजहों से लोग परिवार छोटा रखने का फैसला करते हैं, वे किसी पॉलिसी के जरिए लालच देने पर नहीं बदलने वाली। भारत में फर्टिलिटी रेट घटने की वजहों पर गौर करें तो पिक्चर साफ दिखेगी। महिलाओं का हाल सुधरने से अपनी ज़िंदगी के बारे में अब खुद फैसला करने की हालत में आने लगी हैं। 18 साल की उम्र से पहले शादीशुदा हो जाने वाली महिलाओं की
तादाद पिछले 15 सालों में घटकर आधी रह गई। किशोर उम्र में प्रेग्नेंट होने के मामले भी आधे से ज़्यादा घट गए। महिलाएं कह रही हैं कि अब उन्हें परिवार के अहम फैसले लेने का मौका मिल रहा है। पिछले 15 सालों में ऐसी महिलाओं की संख्या 37% से बढ़कर 89% हो गई है। परिवार छोटा रखने में शहरीकरण का भी योगदान रहा। गांव में बच्चा एक संसाधन भी है, यानी उसे परिवार के कामकाज में हाथ बटाना होता है। शहरों में तो जवान होने तक बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी माँ बाप के कंधों पर होती है। फिर मिडिल क्लास और अपर क्लास के एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक बच्चों की परवरिश का खर्च इतना बढ़ चुका है कि लोग परिवार बढ़ाने से पहले 100 बार सोचते हैं। हाल यह हो गया है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर की जिम्मेदारी से सरकार ने जिस तरह से पल्ला झाड़ा, वह एक तरह से बहुत असरदार गर्भनिरोधक बन गया। 1970 के दशक में संजय गांधी के कुख्यात नसबंदी अभियान से भी ज्यादा असरदार तो यह वजह है परिवार छोटा रखने की। क्या वे आगे चलकर रिवर्स हो पाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। अब और ज़्यादा महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी। भारत में शहरीकरण और परिवार का दखल भी घटने जाने की उम्मीद है। अब आते हैं उस चुनौती पर जिसके चलते भारत का हाल चीन से भी बुरा हो सकता है, यानी कि आबादी में नौजवानों की संख्या घटने की चुनौती। भारत को सबसे पहले एक अहम मोर्चे पर फोकस करना होगा। जन्म लेने वालों बच्चों की अधिक से अधिक जिंदगी बचाने होगी। यह भी पक्का करना है कि वे आगे भी स्वस्थ रहें और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए जाएं, उन्हें हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। सवाल यह है कि क्या हर राजनीति पार्टी उन्हें अपने चुनाव घोषणा पत्र में जगह दे सकती है? पार्टियों को ये लक्ष्य हासिल करने के लिए एक दूसरे से होड़ करनी चाहिए। केंद्र को राज्यों से जो हिस्सा मिलता है और जो अनुदान मिलता है उसे इन लक्ष्यों के आधार पर लिया जाए, यानी कि एक परसेंटेज तय किया जाए कि लक्ष्य का कितना हिस्सा हासिल करने पर कितना अनुदान मिलेगा। हर सांसद और विधायक अपनी वेबसाइट पर बताएं कि इन पैमाने के आधार पर उनके निर्वाचन क्षेत्र का क्या हाल है। ऐसा करने के लिए सोच बदलनी होगी। कई पीढ़ियों से हम लोग आबादी ज्यादा होने के डर के साथ जी रहे हैं। ऐसे में आबादी घटने और इसके चलते दिक्कत हो सकने की बात को गले उतरना आसान नहीं है, लेकिन सामने जब अलग चुनौती नजर आ रही हो उस टाइम पर रियर मिरर की देखना खतरनाक हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अब हमें दीजिए विदाई, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VTV नॉलेज।